नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के चुनाव से पहले साल 2023 में अब हमारे सामने कई मुद्दे ऐसे आ ही चुके हैं जिन पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। चाहे बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या राजस्थान की बात हो, मिजोरम की बात हो या तेलंगाना की बात हो, किसी भी राज्य की बात करें तो सभी जगह से इस समय चुनावी बयानबाजी की धार तेज हो गई है। पीएम मोदी से लेकर विपक्ष के नेता तक सब अपनी ओर से बातें कह रहे हैं। मुद्दे आपके लिए कौन से हैं? 24 की खबर में यही तो जानना है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा और यह भी कहा कि कांग्रेस जहां जहां आई है वहां वहां तबाही लाई है। कांग्रेस आई तो उन्होंने मुफ्त राशन मिलना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। पीएम मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस आई तो मुफ्त में इलाज मिलना भी बंद हो जाएगा। ये बात बार बार दोहराई गई। परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है, कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मतदान से पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा फूट गया। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा को कांग्रेस ने कोई भी भविष्य देने की बात नहीं कही और साथ ही उन्होंने एक बात फिर से कही है कि मोदी की गारंटी पर भरोसा कीजिए। कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जसपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान महादेव ऐप को लेकर अमित शाह ने भूपेश बघेल सरकार को घेरा। अमित शाह ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार ने महादेव ऐप से जोड़कर सट्टा खोलने का काम किया। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जोड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे उसमें घपला, आवास भेजे उसमें घपला, कोरोना का राहत भेजा उसमें घपला। हर गांव में आज बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन करा? भूपेश कक्का। पूरा छत्तीसगढ़ के जसपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार घोटालों की सरकार है। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में गाय के गोबर का घोटाला करने वाला व्यक्ति नहीं देखा। कि कांग्रेस पार्टी की सरकार घोटाले की सरकार है। भूपेश बघेल ने शराब में 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 540 करोड़ का, मोदी जी चावल भेजते हैं इसमें 5000 करोड़ का। अरे सब छोड़ो, कोयला, चावल, शराब, मैंने मेरे जीवन में गाय के गोबर में घोटाला करने वाला आदमी नहीं देखा। इसने गोठान का भी घोटाला कर।
और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ओबीसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर सियासी हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि पीएम कहते हैं ओबीसी की सरकार है, लेकिन 90 अफसर में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। सुना होगा आपने। एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं लाखों युवाओं से मिला और जब मैं उनसे पूछता था, भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जात क्या है, वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कह दिया कि जो गांधी खानदान कोर्ट में अर्जी देते थे कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, उनके बेटा बेटी अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कह दिया कि अच्छे दिन का इससे बढ़िया संकेत क्या होगा। आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ हैं? उनसे भैया कह दो, जो गांधी खानदान जाकर कोर्ट में अर्जी देता था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं, उनके बेटा बेटी अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे बढ़िया संकेत क्या होगा अच्छे दिन का। इस मंच पर आज मैंने विश्वास जी से कहा, बोलने को मेरे लिए और कुछ बचा नहीं, करने को फिर भी आप बहुत कुछ चाहते हैं नरेला परिवार के लिए। गांधी परिवार पर एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तो राजनीतिक लड़ाई बहुत लंबी चलती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उन्हीं के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सीएम नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनकी पार्टी को उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। मेरा नीतीश कुमार जी का भाषण देख के मेरा ऐसे ही, वो भी मुख्यमंत्री का आसन में जो बैठने का जो मेंटल बैलेंस चाहिए, जो मानसिक संतुलन चाहिए, वो खो चुका है। तो इसीलिए उनको अभी उनका पार्टी उनको मुख्यमंत्री का आसन से हटा देना चाहिए। इसलिए एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति अगर सीएम का आसन में रहता है तो वो स्टेट का कभी भी खतरा हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार भी नहीं है। बहनों और बेटियों को जो बेइज्जत करे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं। नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहनों और बेटियों को जो इस तरह से बेइज्जत करे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए, माफी मांगने। आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में एक विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद से ही लगातार उनके बयान पर उनके विरोधी उनको घेर भी रहे हैं और उन्हें कह भी रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें। अब आम चुनाव की तैयारी हिमाचल में भी हो रही है। 4 लोकसभा की सीटें हैं, उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने एक बार फिर से है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस को तैयारी के साथ घेरना शुरू कर दिया और ये कह दिया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव से पहले 10 गारंटियां दी, लेकिन एक भी गारंटी क्या पूरी हुई? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां दी थी। 10 महीने बीत चुके हैं, अब 11 महीने भी 2 दिन बाद पूरे हो रहे हैं। ऐसे में मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, एक भी गारंटी हिमाचल प्रदेश में पूरी नहीं हुई, जबकि वादा ये किया था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में गारंटी पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। और इसलिए हम यहां मध्य प्रदेश में भी आकर के यही कह रहे हैं, जो यहां पर भी
11 वचन उनने विशेष तौर से जो दिए हैं वो भी उसी प्रकार से एक प्रयास है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है और यह भी कहा कि उनका महिलाओं के प्रति दिया गया बयान अति निंदनीय और शर्मनाक है। एक मुख्यमंत्री विधानसभा में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। वर्तमान समय में वो इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक बनने जा रहे हैं। ऐसे शब्दों का चयन उनके राजनीतिक अनुभव पर सवालिया निशान है। श्री नीतीश कुमार जी द्वारा महिलाओं के संबंध में दिया गया जो बयान वो बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के समय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने यह कहा है इस पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में भाषण दिया था उसे मैंने पूरा पढ़ा है। बिहार में प्रजनन दर किस तरह से घट रही है इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने सारी बातें रखी थी। बोलने के क्रम में उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे और इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया था। जो विधानसभा में भाषण दिया था उसको हम पूरा पढ़े हैं, पूरा पढ़ा है और बिहार में प्रजनन दर किस तरह घट रहा है इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने सारी बातें रखी। उस बोलने के क्रम में एकाध शब्द ऐसे उन्होंने कह दिए जो नहीं कहना चाहिए था और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता को उत्तर देना चाहिए। आपके दिमाग में कितनी गंदगी है उसे अपने घर तक सीमित रखें। कुमार जी ने जी बोलने के लिए भी मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अगर इस तरीके से विधान भवन में इस तरीके से विधान करते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता ने उन्हें उत्तर देना चाहिए और देश की जितनी महिलाएं बेटी जिन्होंने भी आज नीतीश कुमार का ये बयान सुना है और विधान भवन में इस तरीके से आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए। नीतीश कुमार जी, जब आप एक विधानसभा में अगर आप बोलते हैं विधान भवन में और महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, तो मुझे लगता है आपके विचार स्पष्ट तरीके से वहां पर दिखाई दिए जिस तरीके से आपने। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी इन दिनों हरियाणा के भ्रमण पर हैं। अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए तैयार भी कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के 9 साल के कामों को जनता तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर से तारीफ की बीजेपी के कार्यकाल की। कहा गया कि 2014 में जब केंद्र और प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनी तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बेहतरीन काम आज तक किया गया। जहाँ पर भी जाता हूँ एक लोगों का स्वागत करने का जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद मिलता है, जिस प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। और आने वाले 2024 का ये संकेत है कि 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी। हरियाणा में वैसे तो कई मुद्दे ऐसे जो राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बनते हैं, लेकिन इनेलो के नेता अभय चौटाला ऐसे नेता है जो किसी भी मुद्दे को छोड़ते नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक एक मुद्दे पर सरकार से सवाल भी करते हैं। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने इस बार यमुनानगर में 6 लोगों की मौत के मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछे। अभय चौटाला ने कहा कि अगर सरकार कोई सख्त नीति बनाती तो आज ये सब नहीं होता। अभय चौटाला ने आगे ये भी कहा कि सोनीपत, पानीपत में भी इस तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पहली दफा नहीं हुआ। सरकार ने
जो लोग कोई जहरीली शराब बनाते हैं, बेचते हैं, उनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की होती तो आज फिर 7 लोगों की जान नहीं जाती। सोनीपत में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद पानीपत में भी हुआ, लेकिन केवल लीपापोती करी गई। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पराली के नाम पर किसानों को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। किसानों का मुद्दा भी राजनीतिक मुद्दा है। राजे महाराजे जो हुआ करते थे ना, वो लोगों के बीच में इस तरह से बहरूपिये बन करके जाते थे और ये देखने के लिए जाते थे कि मेरी प्रजा को कहीं मेरे लगाए हुए लोग जो हैं वो परेशान तो नहीं करते। उस वक्त आवागमन के कोई साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था। उस वक्त टोटल विश्वास जो है चंद लोगों पे किया जाता था। आज तो इतने साधन हो गए, सोशल मीडिया हो गया और बहुत सारे साधन हैं। आज तो राजनीतिक दलों के अपनी पार्टी के लोग हैं, अपने विश्वसनीय लोग हैं, उनसे भी आप पता करा सकते हो कि भाई तेरे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के भीतर कई बड़े आरोप भी लगाए और खूब जुबानी पर हार किया। इस दौरान हंगामा देखने को मिला। उन्होंने ये तक कहा कि मेरी मूर्खता थी कि मैंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुना न, बैठो ना यार, बैठो ना। अब एक्शन का रिएक्शन तो होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि ये क्या वही नीतीश कुमार हैं जो आज से कुछ दिनों पहले हुआ करते थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ कमजोरी आ गई है। कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, जिसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है? उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 2014 में हार गए थे। जब लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो, अपनी लाज बचाने के लिए उन्होंने सीधे साधे आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। जीतन राम मांझी को उन्होंने कम समझा था, ये बात भी कही गई। नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप हैं, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं। सही बात है, हम आपको धन्यवाद देते। राजस्थान पर किसका राज होगा, सवाल बड़ा है, लेकिन सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और खूब मेहनत संघर्ष भी किया जा रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर सियासी हमला किया और यह तक कह दिया कि 5 साल पहले हमने जो रोड बनाई थी, कांग्रेस ने उसकी मरम्मत पे एक भी पैसा खर्च नहीं किया। 5 साल पहले जो हम लोगों ने रोड बनाए या
या जो हमारे समय के रोड बनते बनते आए, इन्होंने एक भी पैसा उसके ऊपर मरम्मत का नहीं लगाया। मैंने ये देखा है पूरे राजस्थान के अंदर जो काम हम करके जाते हैं उसको अच्छी तरह से रगड़ के ये लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मालूम है कि सरकार उनकी आएगी, चलो ये सरकार पे रुका काम तो अच्छा बना के छोड़ देंगे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे और जब हम चले जाएंगे तो वो फिर से बना के हमारा इंतजार करवाएंगे। राजस्थान में इस समय आमने सामने वसुंधरा राजे और गहलोत है। जीत किसकी होगी वक्त बताएगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुद्दा इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खूब छाया हुआ है। इसी पर बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया और कह दिया कि दिल्ली में 70% बच्चे नेबुलाइजर पर हैं। उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमला कर दिया और यह भी कह दिया कि एक आदमी चाहता है कि वोट बैंक की राजनीति करो और बेवकूफ बनाओ। 4.5 साल से बोल रहे हैं कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप बाकी चीजों पे डस्ट पोल्यूशन पे नहीं करेंगे पैसा खर्च, जब तक आप वैक्यूम क्लीनर्स नहीं लेके आएंगे, तब तक इस दिल्ली का कुछ नहीं होना। अब देखिए बच्चों की क्या हालत है। कल मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, 70% बच्चे दिल्ली के नेबुलाइजर पे हैं। क्या उन छोटे बच्चों की उनकी क्या गलती है? क्योंकि एक व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ दिल्ली को बेवकूफ बना। 2024 से पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी 2024 के अंत में है। अब ऐसे में तैयारी चारों तरफ राजनीतिक दल के नेता कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने काम का बखान कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। सरकार आपके द्वार की तरह काम कर रहे हैं। यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में भी जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो मैंने बताया कि लोगों के साथ संवाद करने के बाद लोग अपनी बात बताते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, तो सब प्रकार के जो उनके सुझाव हैं, डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, सब हम लेकर के इकट्ठी करके जाते हैं। स्थानीय तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे जो होता है वो तुरंत यही करते हैं। जो हमारे पास प्रदेश लेवल पर यानी चंडीगढ़ लेवल की जो है वो हम साथ लेकर जाते हैं। अभी तक 32,000 ऐसी जो एप्लीकेशंस ये हमारे पास आ गई हैं, जिसको हमने जनसंवाद पोर्टल के ऊपर विभागों को भेजा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जब चुनाव होंगे तो ये तय होगा कि आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी ही प्रधानमंत्री बनाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। कई फैसले भी लिए जा रहे हैं। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव है। अयोध्या पर निगाह जनवरी महीने में टिकी होगी। चुनाव से ठीक पहले यूपी की अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड पर है और अयोध्या में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई। रामकथा पार्क सभागार में ये बैठक हुई और 14 प्रस्ताव पर मुहर लगी। 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग। और साथ ही आने वाले वक्त के लिए भी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा, जो कि यह सत्र 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ही चलेगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट भी पेश करने जा रहे हैं और इस संबंध में अयोध्या में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे, जो लगभग 1 सप्ताह का हो सकता है। तो 1 सप्ताह के लिए इस सत्र को, जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं, ये भी इस दौरान संपन्न होगी। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए थे। केंद्र के 9 साल पूरे होने पर रिज पर लगी प्रदर्शनी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने अब इसे मुद्दा बना लिया है। रिज में केंद्र की उपलब्धियों का बखान करते पोस्टर्स पर भी सवालिया निशान लगा दिया गया। कहा गया कि चुनावी साल में इनका कोई औचित्य नहीं है।
करोड़ों रुपए प्रदर्शनी के लिए खर्च कर दिए गए। इस राशि को प्रदेश में आपदा राहत के लिए खर्च करना था। बीजेपी पर सीधे सीधे सवाल दागा गया। इसके लिए है कि भाई हम भी यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं, तो क्या ऐसे संकट के समय में हमारी मदद नहीं होनी चाहिए? हमारा तो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर यह रहेगा कि ये सरकार बदले की भावना रखने वाली सरकार है, बदले की भावना से काम करती है। इसलिए ऐसी प्रदर्शनी हिमाचल में लगाना मैं नहीं समझता कोई उचित कार्य इनका रहेगा, उसमें इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता में एक बहुत भारी रोष। प्रचार प्रसार प्रहार किसकी होगी जीत या हार, सवाल बड़ा है। 2024 नजदीक है, ज्यादा महीने नहीं बचे हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ भी, क्योंकि पल पल की अपडेट चुनाव को लेकर आप यहीं पर देखेंगे। 24 की खबर में आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना, देखते रहिए खबरें अभी तक।